कभी सोचा है कि भारत का आज का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसकी नींव कहाँ रखी गई थी? इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं और आज हम एक ऐसे ही मील के पत्थर को समझने वाले हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है और इसने भारत के भविष्य की दिशा तय करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये सच में वो सुधार थे जिसका वादा अंग्रेजों ने किया था, या फिर ये बस एक पॉलिटिकल धोखा था? चलिए आज इसी वादे और हकीकत के खेल की पूरी पड़ताल करते हैं। देखिए, किसी भी कानून को समझने के लिए ना उसके पीछे की कहानी जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजहें थीं कि अंग्रेजों को ये अधिनियम लाना पड़ा। तो कहानी शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। इस लड़ाई में भारत ने ब्रिटेन के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया था, पैसा, सैनिक, रिसोर्सेज, सब कुछ। और इतने बड़े योगदान के बदले में हर भारतीय के मन में एक उम्मीद थी। उम्मीद ये कि अब हमें अपने देश को चलाने में एक बड़ी हिस्सेदारी मिलेगी। और इस उम्मीद को और हवा दी 1917 की मशहूर अगस्त घोषणा ने। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार ऑफिशियली ये वादा किया कि भारत में धीरे धीरे एक जिम्मेदार सरकार बनाई जाएगी। अब ये सुनने में तो बहुत ही कमाल की बात थी और इसने पूरे देश में एक नई उम्मीद जगा दी। तो इस वादे को कागज पर उतारने का काम मिला दो बड़े अंग्रेज अफसरों को, भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू और भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इन दोनों ने मिलकर 1918 में एक रिपोर्ट तैयार की और उसी रिपोर्ट के आधार पर बना 1919 का ये पूरा कानून, जो 1921 से लागू हुआ। चलिए अब आते हैं इस कानून के सबसे फेमस और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हिस्से पर, एक ऐसा सिस्टम जिसे कहा गया द्वैध शासन या डायरकी। तो आखिर ये द्वैध शासन था क्या? अगर बहुत आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब था डबल गवर्नमेंट, यानी एक ही सरकार के अंदर दो दो पावर सेंटर। शासन की ताकतों को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। और हाँ, एक बात जो एग्जाम के लिए गांठ बांध लेनी है, ये अनोखा एक्सपेरिमेंट सिर्फ प्रांतों यानी प्रोविंसेस में हुआ था, सेंटर में नहीं। और ये बंटवारा ना बड़ी होशियारी से किया गया था। सब्जेक्ट्स को दो लिस्ट में बांटा गया। एक थी आरक्षित यानी रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स और दूसरी हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। आरक्षित वाले सीधे गवर्नर के कंट्रोल में थे, जिनकी किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी, और हस्तांतरित वाले दिए गए भारतीय मंत्रियों को, जिन्हें विधानसभा में जवाब देना पड़ता था। अब जरा देखिए कि अंग्रेजों ने अपने पास क्या क्या रखा। पुलिस, न्याय और सबसे जरूरी फाइनेंस यानी कि पैसा। मतलब असली ताकत वाले जितने भी विभाग थे जिनसे सरकार चलती है, वो सब उन्होंने अपने कब्जे में रखे। और इन पर तो प्रांतीय विधानसभा सवाल तक नहीं पूछ सकती थी। और भारतीय मंत्रियों के हाथ में क्या आया? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ये सब जरूरी हैं, बिल्कुल हैं। पर सोचिए, ये तो वही बात हो गई ना कि आपको कार तो दे दी पर उसमें इंजन ही नहीं लगाया। जब पैसा ही आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप कोई भी बड़ा काम कैसे करेंगे? हर चीज के लिए आखिर में गवर्नर के पास ही जाना पड़ता था। तो जाहिर सी बात है, ये सिस्टम बुरी तरह फेल हो गया। पैसा आपके पास है नहीं, ऊपर से गवर्नर के पास वीटो पावर है और पावर्स का कोई क्लियर डिवीजन भी नहीं, बस कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। इन सब ने मिलकर द्वैध शासन को एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट बना दिया, जिसे आखिरकार 1935 में खत्म करना ही पड़ा। लेकिन द्वैध शासन तो इस अधिनियम का सिर्फ एक हिस्सा था। इसके अलावा भी कुछ और बड़े बदलाव हुए थे जिन्होंने इंडियन गवर्नेंस पर गहरा असर डाला। चलिए फटाफट उन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अच्छा, एक सवाल जो एग्जाम में भी बहुत आता है और लोगों के दिमाग में भी, कि क्या ये द्वैध शासन वाला सिस्टम सेंटर में भी लागू किया गया था? इसका जवाब है एकदम साफ, नहीं। सेंटर में कोई पावर डिवीजन नहीं हुआ। वहां सारी की सारी पावर वायसरॉय के ही हाथ में बनी रही। हाँ, बस दिखाने के लिए वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 भारतीय सदस्य डाल दिए गए थे, लेकिन असली कंट्रोल तो वायसरॉय का ही था। पर हाँ, सेंटर में एक बहुत बड़ा बदलाव जरूर हुआ। भारत में पहली बार 2 सदनों वाली संसद यानी बाइकैमरलिज्म की नींव रखी गई। एक ऊपरी सदन था जिसे राज्य परिषद कहते थे और एक निचला सदन यानी विधानसभा। और मजे की बात यह है कि ये 2 सदनों वाला सिस्टम आज भी हमारी पार्लियामेंट में मौजूद है। इस एक्ट का एक और बहुत ही विवादास्पद पॉइंट था पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार। ये सिस्टम, जो पहले सिर्फ मुसलमानों के लिए था, अब इसे सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियंस तक के लिए भी बढ़ा दिया गया।
इसे कई लोगों ने अंग्रेजों की बांटों और राज करो की नीति का ही अगला कदम माना, जो देश की एकता को कमजोर कर रहा था। वैसे इस कानून में एक अच्छी बात भी थी। इसी एक्ट ने भारत में एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना का रास्ता खोला, जो आगे चलकर आज का यूपीएससी बना। और ये कमीशन 1926 में बनकर तैयार भी हो गया था। तो ये सब तो थे सुधार, या कम से कम सुधार का दिखावा। पर असली खेल क्या चल रहा था, चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि असली शक्ति किसके हाथों में थी। ये नंबर देखिए, 10%। पता है क्या है? ये थी उस वक्त की भारतीय आबादी का वो हिस्सा जिसे वोट देने का अधिकार मिला था। जी हां, 100 में से सिर्फ 10 लोग। सिर्फ 10% क्यों? क्योंकि वोट देने का अधिकार हर किसी को था ही नहीं। ये सिर्फ उन लोगों तक ही सीमित था जिनके पास या तो अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, या जो सरकार को टैक्स देते थे, या जो पढ़े लिखे थे। इस एक शर्त ने भारत की ज्यादातर आबादी को लोकतंत्र के इस पूरे खेल से ही बाहर कर दिया था। तो इससे अंग्रेजों का असली इरादा एकदम साफ हो जाता है। उनका मकसद शक्ति देना नहीं था, बल्कि शक्ति का एक दिखावा करना था। वो सत्ता को इस तरह से बांटना चाहते थे कि फाइनल कंट्रोल हमेशा हमेशा उनके ही हाथों में रहे। तो इतने अधूरे और दिखावटी सुधारों पर भारतीय नेताओं और आम जनता का रिएक्शन क्या रहा? महात्मा गांधी ने एक लाइन में पूरे देश की भावना को आवाज दे दी। उन्होंने कहा, ये सुधार नहीं, छल है। और ये सिर्फ उनकी बात नहीं थी, ये उस हर हिंदुस्तानी की आवाज थी जिसे ये महसूस हो रहा था कि उसके साथ धोखा हुआ है। इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस कानून को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और इसी निराशा और गुस्से की आग से जन्म हुआ 1920 के ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन का। तो चलिए एग्जाम के लिए एक सुपर क्विक रिवीजन हो जाए। बस ये की पॉइंट्स याद रखने हैं। 1919 का अधिनियम मतलब द्वैध शासन। कहां पर? सिर्फ प्रांतों में। सेंटर में क्या था? पूरा ब्रिटिश कंट्रोल। नतीजा? एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट। और खत्म कब हुआ? 1935 के अधिनियम में। बस इतना ही। और आखिर में एक सवाल आपके लिए, क्या लगता है 1919 के इन सुधारों ने भारत की आज़ादी की राह को आसान बनाया, या फिर सत्ता के इस जटिल खेल ने मंजिल को और भी मुश्किल और दूर कर दिया? इस पर सोचिएगा जरूर।